हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक्स माइंड में। हम लोगों ने पिछली क्लासों में इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी का जो फर्स्ट यूनिट था उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग नई जो यूनिट है, सेकंड यूनिट, वो बात करती इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति, इसके रोल क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव, रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आवश्यकता हिंदुस्तान में क्यों पड़ी। देखिए, हमारे जो देश था वो प्राचीन काल से ही पूरे विश्व के व्यापार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करता था। मतलब कि इसके ग्लोबल ट्रेड में जो हिस्सेदारी थी वो बहुत अधिक थी। 20% से ज़्यादा, लगभग 23-24% तक की बात मिलती है कि जो विश्व व्यापार में जो भारत की हिस्सेदारी थी वो 23-24% थी। लेकिन जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले दादा भाई नौरोजी ने, ग्रेट ओल्ड मैन ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में समझाने का प्रयास किया किस तरीके से भारत के धन का दोहन, यानी कि भारत के धन का जो पूंजी का जो पलायन है वो विदेश या ब्रिटेन में किस तरीके से हो रहा है। जो ब्रिटेन के द्वारा नीतियां बनाई गई या ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में नीतियां बनाई गई वो भारत में उद्योगों को विनष्ट करने वाली नीतियां थी। धीरे धीरे 1800 और 1900 तक भारत की जो व्यापार था वो एकदम चौपट हो गया था। तो जब हम लोग स्वतंत्र हुए, जब हमको स्वतंत्रता मिली 1947 15 अगस्त को, तो तत्काल प्रधानमंत्री जी ने देश के औद्योगिक विकास के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि उद्योगीकरण तथा औद्योगिक विकास जो है, उद्योगीकरण तथा आर्थिक विकास उद्योगीकरण तथा औद्योगिक विकास ये जो है आर्थिक विकास का इंजन है। आर्थिक विकास का इंजन है। आर्थिक विकास का इंजन कैसे है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें यहीं से कि उद्योगीकरण तथा औद्योगिक विकास जो है आर्थिक विकास के इंजन है, हम देखेंगे क्या करता है। जो औद्योगिकरण होता है या औद्योगिक क्षेत्र जो होता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उद्योगी जो करण होता है, उससे बेनिफिट क्या मिलता है देश को। इससे बेनिफिट ये मिलता है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये रोजगार का सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, रोजगार का सृजन करता है। रोजगार का जब सृजन होगा तो जो लोग रोजगार पाएंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला होगा उनकी इनकम भी बढ़ेगी, मतलब आय जनरेट होगी। आय जब बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो ये मांग जो है वो आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। यही मांग अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को लाएगी, लोगों को रोजगार और आय में बढ़ोतरी के साथ ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो हम देखते हैं कि औद्योगिकरण काम क्या करता है जिससे कि आर्थिक विकास होता है। देखिए, औद्योगिकरण काम ये करता है कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है उसको मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। जो चीज़ें, सपोज एकदम बेसिक एग्जांपल से लेने का प्रयास करते हैं, बेसिक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए कि कृषि में आलू का उत्पादन अधिक हुआ, कृषि में
आलू के उत्पादन अधिक हुआ। आलू का जब उत्पादन अधिक में होता है तो क्या होगा, आलू के उत्पादन जब बढ़ेगा, सपोज करिए आलू का जो उत्पादन है वो अधिक में हुआ, सरप्लस में, तो ये जो आलू है वो उस देश में अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर लगी है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर लगी है तो इसमें आलू की प्रोसेसिंग होगी, और आलू की जब प्रोसेसिंग होगी तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। सपोज करिए कि 1 केजी जो आलू है उसकी कीमत 10 रुपये, लेकिन अगर यही देखेंगे अगर फूड प्रोसेसिंग हो जाती है, आलू को चिप्स में या किसी अन्य कुरकुरे में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसकी जो कीमत होती है, मतलब वैल्यू एडिशन करने का काम करता है। यहाँ पर जो समझाने का पूरा मतलब था वो वैल्यू एडिशन का मतलब होता है, मूल्य संवर्धन का काम करता है। इंडस्ट्री हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, क्या है कि इंडस्ट्री जो है वो वैल्यू एडिशन करने का काम करती है। तो पहला समझ में आया होगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वो मूल्यवर्धन करने का काम करता है। तो हमारा ये आर्थिक विकास में वैल्यू एडिशन इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पहला हो गया। इसी के बाद हम दूसरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कृषि क्षेत्र, हिंदुस्तान जैसा देश कृषि क्षेत्र में जनसंख्या की डिपेंडेंसी अत्यधिक, या जो हमारे देश की जनसंख्या है उसका लगभग 60% हिस्सा वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से रोजगार पाता है। तो अगर औद्योगिक क्षेत्र की उपस्थिति है तो यहाँ का जो सरप्लस लेबर है वो इस फील्ड में, औद्योगिक क्षेत्र में काम कर सकता है, और एक आर्थिक विकास के रूप में जो हमारा कृषि पर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी उसको कम किया जा सकता है। तो हम दूसरे कारक के रूप में देख सकते हैं कि जो हमारा औद्योगिकरण है वो क्या करेगा, वो कृषि क्षेत्र में श्रमाधिक को औद्योगिक क्षेत्र में लगाएगा। तो हमारा दूसरा फैक्टर क्लियर होगा। और इसी को अगर हम और इनडायरेक्टली बढ़ाने का प्रयास करें तो ये हमारा जो है, यही जो कृषि क्षेत्र में जो हमारा सरप्लस लेबर था वो इंडस्ट्री में लगेगा। तो इससे होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा। अब रोजगार अगर सृजन हो गया तो ये प्रोडक्शन बढ़ाएगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने के साथ अगर प्रोडक्शन सरप्लस में होता है तो हमारे देश से चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो उद्योग है उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो समझाने का प्रयास की जा रही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ने के संदर्भ में। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देखने का प्रयास करें। अगर लिखने का प्रयास किया जाएगा तो जो पॉलिसी बनती है, नीतियाँ, वो नीतियाँ इसलिए बनती हैं ताकि जो विकास है वो समावेशी हो सके। देखिए भारत जैसे अर्थव्यवस्था, भारत जैसे देश में जहाँ पर पूंजी का संकेंद्रण कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है, यहाँ पर जो नीतियों का मुख्य उद्देश्य होता है वो पूंजी का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास किया जाता है। पूंजी के विकेंद्रीकरण से होगा क्या, पूंजी के विकेंद्रीकरण जब किया जाएगा तो नए नए उद्योगपति उभरेंगे, और इससे क्या होगा कि जो नए लोग उभर के आएंगे वो देश के आर्थिक विकास में योगदान देंगे और नया रोजगार सृजन, वही प्रोसेस स्टार्ट होगा जो हमने अभी डिस्कस किया। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब तीव्रतर
जो हमारी औद्योगिक नीति का उद्देश्य है तीव्रतर औद्योगिक विकास, ये इसका पहला पहलू है या पहला इसका लक्ष्य है। इसी को अगर हम देखें तो हम कहें कि जो हमारा औद्योगिक ढांचा है, औद्योगिक जो ढांचा है उसको संतुलित करने का प्रयास करना इसका उद्देश्य होता है, संतुलित करने का प्रयास करना। इसी के साथ हम देखें तो इसका जो और ऑब्जेक्टिव है वो है जो आर्थिक नीतियां होती हैं, आर्थिक नीतियों का संकेंद्रण होने से रोकना। और उसी के साथ नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो हमारी क्षेत्रीय समृद्धि है उसको संतुलित करना, क्षेत्रीय समृद्धि को संतुलित करना। ये हमारी इंडियाज जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव हैं। इसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्हीं को चार अगर देखेंगे, औद्योगिक विकास तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हो सके, हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि हो सके। इनडायरेक्टली देखिए लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन जीने के स्तर में वृद्धि तक की बात हो रही। और औद्योगिक ढांचा को संतुलित करने का प्रयास मतलब बैलेंस्ड करना। जैसे सपोज करिए कि मुंबई या महाराष्ट्र में हम देखेंगे कि जो औद्योगिक संकेंद्रण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इंडस्ट्रीज जैसे अगर बात करें कि दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भी बहुत ज़्यादा औद्योगिक जो यूनिट हैं वो लगी हुई हैं। तो संकेंद्रण ना होने देना मतलब देश के हर जगह पर जहाँ पर आवश्यकता है जिस उद्योग को वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप विकास किया जा सके तथा आर्थिक नीतियों का जो केंद्रीकरण है उसको भी रोका जा सके और क्षेत्रीय समृद्धि को संतुलित करना, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ये करने का ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। इसी को अगर हम और बात करें, अब हम बात करते हैं भारत में औद्योगिक विकास की। भारत में जो औद्योगिक विकास हुआ वो पहले देखने का प्रयास करते हैं, फिर पॉलिसीज पर चर्चा करेंगे। भारत का जो औद्योगिक विकास रहा वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहली पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद फिर 1962 में चाइना का वार और फिर वर्ल्ड की जो सिचुएशंस बनती हैं, हमारी ग्रोथ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है वो डिम पड़ जाती, धीमी होती है। और फिर 1980s के बाद हम कैसे डी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम 1991-92 में कैसे एलपीजी जो वैश्वीकरण, निजीकरण का जो पैराडाइम है उसको स्वीकार करते हुए हमारे देश में किस तरीके से ग्रोथ आगे हुई उसको संकेतित करने का प्रयास करते हैं, ताकि एक माइंड में मैप बने कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो हम देखेंगे जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसमें जो ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल फील्ड की या औद्योगिक क्षेत्र की, वो 5.7% था। इसमें इस पंचवर्षीय योजना में हम देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने औद्योगिक ढांचा का आधार तैयार करने का प्रयास किया। जब आधार नींव अच्छी पड़ेगी तो उसका जो बिल्डिंग होगी वो ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ग्रोथ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी संतोषजनक 5.7 थी। इसी के बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान देखेंगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये बढ़कर 7.2%। हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान भी नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और महालनोबिस जी ने सेकेंड 5 ईयर प्लान में कहा कि जो भूमिका है उद्योग की उसको बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ नीतियों में फेरबदल किए गए, और हमारी जो ग्रोथ निकल के आई वो 7.2। और इसी के बाद जो हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें अगर हम बात करें तो 9% ग्रोथ पहुंच जाती है।
लेकिन देखेंगे 1962 में वार, फिर और सिचुएशन पाकिस्तान के साथ में भी कुछ डिस्प्यूट, तो हमारी जो ग्रोथ है 1965 से 80s के बीच तक, मतलब जनता पार्टी की सरकार गिरने के उपरांत तक 4.1%, मतलब इकट्ठा अगर हम देखने का प्रयास करें कि हमारी जो ग्रोथ थी, जो समृद्धि थी औद्योगिक क्षेत्र की, वो उसमें गिरावट हो गई या कमी दर्ज की गई। उसके बाद ये जो 1980s से 1990s का जो टाइम फेज है, हमने बताया डी लाइसेंसिंग का टाइम फेज था। यहाँ पर लाइसेंसिंग प्रणाली को कम करने का प्रयास किया गया, इसमें फिर भी कुछ ग्रोथ बढ़ी, 7.5% तक आई। और फिर हमने बात की, अभी बताया 1992 1991 में एलपीजी पैराडाइम को अपनाया गया। और उसके साथ साथ हम देखेंगे 1992 के ऑनवर्ड, मतलब इसके बाद 1992 के बाद हम देखेंगे हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो स्लो और हाई के बीच में झूलती रही। स्लो और हाई के बीच में झूलने का मतलब ये है कि पीक पर पहुंचने, जैसे हम 2007-8 में हमारी जो ग्रोथ थी वो बढ़ के तैयार थी, लगभग 8% 9% हो रही थी, उसी समय अमेरिकन रिसेशन प्रारंभ हो गए। तो चूंकि एलपीजी के बाद से ये हमारा जो वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के बाद से जो सिस्टम बना, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से लिंक हो गई। तो विश्व के अन्य देशों का प्रभाव जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ना स्वाभाविक था। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक ट्रेंड चलता है कि अप और डाउन का। इस तरीके से देखते हैं कि ये हमारा एक माइंड मैप की स्टार्टिंग की जो हमारी 5 ईयर प्लान थे, पंचवर्षीय योजना, उसमें औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, लेकिन उसके उपरांत 1980s तक ग्रोथ रेट में कमी, फिर 80 के बाद से फिर कुछ बढ़ी और फिर स्लो डाउन और वृद्धि, मतलब दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए। तो जो औद्योगिक पॉलिसी होती है, जो औद्योगिक नीतियाँ होती हैं, वो इसी ग्रोथ को मेंटेन रखने का प्रयास करती हैं। समझिएगा, ये जो ग्रोथ का टेबल तैयार किया गया है ये केवल डाटा के लिए नहीं था, ये पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जो पॉलिसी बनाई जाएंगी वो इस तरीके से पॉलिसी बनेंगी ताकि जो ये ग्रोथ है ये मेंटेन रहे, इसको भी देखकर प्रयास किया जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं भारत की स्वतंत्रता के उपरांत हमारी पहली नीति 1948 में औद्योगिक नीति 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। ये 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। देखिए, भारत अभी अभी स्वतंत्र हुआ था, मतलब 1947 15 अगस्त और एक साल भी नहीं हुए हम लोगों ने विकास के लिए कुछ हाथ पैर मारने शुरू की। तो एक संतुलित विकास करने का प्रयास किया गया ताकि संतुलन बना रहे चीज़ों में। तो ये नीति 1948 आती है, लेकिन सरकार डरी हुई थी। सरकार इकट्ठे चीज़ों को, अधिक से अधिक जो चीज़ें हैं वो अपने पास रखने का प्रयास कर रही थी। यहाँ से इसी नीति से मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब जहाँ पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का साथ साथ में अस्तित्व हो, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का साथ साथ में अस्तित्व हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था में जो उद्योग थे उनको कैटेगराइज किया। यहाँ का जो कैटेगराइजेशन था वो 6 भागों में था, बस पॉलिसी इसी की बात करती थी। ये जो 6 भाग थे, इसको आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। पूरे औद्योगिक क्षेत्र को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया गया।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 1948 के अंतर्गत करने का प्रयास किया गया। पहला जो पार्ट था ये पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में, सरकारी नियंत्रण में पूर्णतः। कौन कौन से उद्योग आते हैं इसमें देखेंगे। अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण, अणुशक्ति का उत्पादन मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, और उसके साथ साथ में देखेंगे तेल, क्रूड ऑयल, और यातायात। ये जो चीजें थी इस पर एकाधिकार, ये सरकार का एकाधिकार करने का प्रयास किया गया। सेकंड जो फील्ड रखा गया, द्वितीय क्षेत्र, इसमें 6 आधारभूत उद्योग रखे गए। 6 आधारभूत उद्योगों में हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें थी। इसमें कोल, आयरन स्टील, उसके साथ में देखेंगे हवाई जहाज, हवाई जहाज के साथ साथ में देखेंगे जलयान निर्माण मतलब शिप्स का निर्माण, और संचार, कम्युनिकेशन, टेलीफोन का डिपार्टमेंट रखा गया, और खनिज तेल। ये 6 उद्योग जो रखे गए, ये जिस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, मतलब अगर वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं तो पब्लिक सेक्टर में रहेंगी, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं तो प्राइवेट सेक्टर में रहेंगी। लेकिन 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद इनका एक प्रकार से इवोल्यूशन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, इनका विश्लेषण किया जाएगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो इसको डाल दिया जाएगा, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ थी, राष्ट्रीयकरण करने की बात की गई। इसके बाद जो हमारा थर्ड यूनिट था, इसमें 18 उद्योग रखे गए, 18 आधारभूत उद्योग। इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे भारी रसायन उद्योग, और बात करेंगे तो चीनी, सूती और ऊनी वस्त्र, सीमेंट, कागज, नमक, मशीन टूल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा निजी क्षेत्रों के द्वारा चलाई जाएंगे, जो थर्ड सेक्टर था, लेकिन सरकारी नियंत्रण में होंगे, यानी कि ऑपरेट किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, लेकिन इनको जो नियंत्रण या एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, प्रशासन जो होगा, वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा होगा। तो देखेंगे कि नियंत्रण सरकार का कितना ज़्यादा करने का प्रयास किया गया, और बचे हुए उद्योग इस क्षेत्र में आते हैं, निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में खोलने की स्वतंत्रता होगी इसको। जो इसमें से बच जाएंगे वो उद्योग इस कैटेगरी में आएंगे। तो हम देखने का प्रयास करते हैं, जो औद्योगिक नीति 1948 थी, वो औद्योगिक क्षेत्रों को 4 भागों में बांटने का प्रयास करती थी। पहले भाग में पूर्णतः सरकारी नियंत्रण, दूसरे भाग में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के अस्तित्व, लेकिन विश्लेषण किया जाएगा, और विश्लेषण में अगर कुछ प्रॉब्लम्स समझ में आती है तो उसको सरकार अपने हाथों में ले लेगी। तीसरे में देखेंगे जो ऑपरेशन है, चलाने की प्रक्रिया है औद्योगिक क्षेत्र को, वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसका जो प्रशासन है, नियंत्रण है, वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जाएगा। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो बचे हुए हैं, वो निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्रों में खोले जाएंगे। तो ये हमारी औद्योगिक नीति थी, बंधी हुई। हमने ठंडी हुई चाय को भी फूंक फूंक कर पीने का प्रयास किया, एक इस तरीके से समझ ले, क्योंकि हम अभी अभी स्वतंत्र हुए, हम अभी अभी सभी चीज़ों को सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं रख सकते थे कि हमारा देश कहीं फिर से गुलाम ना हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि 1956 में इसी को फिर से और सुधार करने का प्रयास किया गया। 1956 में नीति आती है, औद्योगिक नीति 1956, उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं, उस नीति में क्या कहा जाता है।
हमने अभी बात की आज ही के लेक्चर में कि सेकेंड 5 ईयर प्लान नेहरू महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था और नेहरू महालनोबिस मॉडल जो था वो औद्योगिकरण पर केंद्रित था। औद्योगिकरण पर इन्होंने खूब बल दिया। तो औद्योगिकरण पर जब बल दिया जाएगा तो उसके लिए नीति बनानी आवश्यक थी। तो 1956 में इसीलिए जब नेहरू महालनोबिस मॉडल आता है, या हम कहें कि तीव्र औद्योगिकरण की बात की जा रही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकेंड 5 ईयर प्लान में तीव्र औद्योगिकरण की बात की जा रही है। और इसी औद्योगिकरण को बताने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या पॉलिसीज होंगी, क्या कैसे काम किया जाएगा, इसको बताने के लिए औद्योगिक नीति 1956 लाई गई। औद्योगिक नीति 1956 में कुछ और सुधार किए गए। इस नीति में उद्योगों को केवल 3 भागों में बांटने का प्रयास किया गया। 3 भागों में जो उद्योग होंगे वो 3 भागों में रहेंगे। पहला हम देखेंगे, इसकी जो प्रथम अनुसूची थी, इसमें 17 उद्योग रखे गए। 17 उद्योगों में इसकी जो जिम्मेदारी थी, भावी विकास की सारी जो जिम्मेदारी थी वो सरकार की, पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो सरकार की थी। तो देखेंगे इस 17 जो उद्योग थे वो इसमें से आधारभूत अगर देखेंगे, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण, उसके साथ साथ क्रूड ऑयल जैसी बातें, ठीक, यातायात, कम्युनिकेशन, इस तरीके की जो चीज़ें थी वो प्रथम अनुसूची में आएंगी। और अगर सेकंड शेड्यूल की बात करें, दूसरी अनुसूची, इसमें 12 उद्योग रखे गए। इन 12 उद्योग निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्रों के स्वामित्व में आएंगे। मतलब जो निजी क्षेत्र में अभी ऑपरेट थे वो सरकारी क्षेत्र में चले जाएंगे। जो पुराने थे वो निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में आएंगे और नए जो उद्योग इसके अंतर्गत खोले जाएंगे उसकी जो पहल है वो सरकार करेगी। मतलब खोलने की प्रक्रिया सरकार स्टार्ट करेगी और निजी क्षेत्र को यह अवसर दिया जाएगा कि वह अपने बल पर या सरकार की भागीदारी से उद्योग खोले। मतलब इस क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक दोनों की बातचीत की गई कि मतलब कि अगर निजी क्षेत्र चाहता है तो सरकार के साथ सहयोग करके या स्वयं के नियंत्रण में उद्योग खोल सकता है। इसी के साथ अगर हम इसी तीसरी अनुसूची की बात करें, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे ये देख लेते हैं। ये इसमें फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद, मशीन टूल्स और उसके साथ साथ में मेडिसिन, यातायात, समुद्री यातायात, सड़क यातायात इत्यादि इत्यादि। जो तीसरी अनुसूची थी जो इन दोनों में बचे नहीं थे वो सारे उद्योग तीसरी अनुसूची में आएंगे। इनके भावी विकास की जो जिम्मेदारी थी वो पूर्णतः निजी हाथों में होगी। और 1956 की जो औद्योगिक नीति थी लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों के विकास पर तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा छोटे उद्योगों के विकास में समन्वय की बात करती थी। तो ये औद्योगिक नीति 1956 थी। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ सीखने का प्रयास किया। आगे की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 और फिर किस तरीके से और चीज़ें बढ़ती हैं, जनता गवर्नमेंट में क्या परिवर्तन होते हैं 1977-78 में और फिर 1990s की बात ऑनवर्ड की बात करेंगे क्या है। धन्यवाद दोस्तों।